अब हमारी अगली हेडिंग है अब्राहम मैस्लो की अवधारणा किन किन मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी एजम्पशंस हैं। आपने देखा होगा कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ एजम्पशंस पर आधारित होती है, कुछ ना कुछ मान्यताओं पर आधारित होती है। इसी तरीके से अब्राहम मैस्लो ने ये जो अपनी अवधारणा बनाई है आवश्यकता क्रम अवधारणा, ये क्या क्या एजम्पशंस हैं, क्या क्या अवधारणाएं हैं जिन पर वो आधारित है। सबसे पहला इसे नोट कर लीजिएगा, नंबर 1, व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति पर निर्भर करता है। अगर हमें भूख लगी है तो हम खाना ढूंढने के लिए खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ भागेंगे जब तक कि हम अपनी भूख को शांत ना कर लें। तो व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति पर निर्भर करता है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, इन आवश्यकताओं को एक क्रम में लगाया जा सकता है। अब्राहम मैस्लो का ऐसा मानना है कि जितनी भी ह्यूमन नीड्स हैं, जितनी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, हम उनको एक सीढ़ी में लगा सकते हैं, एक क्रम में लगा सकते हैं, एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार कितने प्रकार की आवश्यकताएं हैं? 5। तो उन्हें हम एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एक आवश्यकता की पूर्ति होते ही वह अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं रहती। इस बात को अगर आप दूसरे तरीके से समझें तो क्या मतलब है इसका, कि कोई भी आवश्यकता व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत हो सकती है। कब तक हो सकती है? जब तक कि उसकी संतुष्टि नहीं हुई है। तो अगर कोई असंतुष्ट आवश्यकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को भूख लगी है तो हम उस व्यक्ति को ब्लैकमेल कर सकते हैं, चल फटाफट ये वाला काम कर फिर तुम्हें खाना मिलेगा। तो वो व्यक्ति भाग भाग के उस काम को करेगा, और अगर ज़्यादा ही भूख लगी होगी तो हो सकता है वो हमारा गला भी दबा दे। तो आवश्यकता की पूर्ति होते ही वह अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं रहती। यानी कि अगर एक बार उसका पेट भर गया, उसके बाद में तुम बोलोगे तुम्हें अभी रसमलाई देंगे और तुम्हें लड्डू देंगे और रसगुल्ले देंगे, ये काम करो, वो व्यक्ति कभी उस काम को नहीं करेगा। आपने इको में ज़रूर मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा होगा। जैसे हम किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमारे लिए कम होती चली जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। और फोर्थ पॉइंट, व्यक्ति अगले स्तर की आवश्यकता तभी अनुभव करता है, वो अगली आवश्यकता के बारे में तभी सोचता है जब उसकी पिछली स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर वो लेवल 3 पर है, अगर उसकी लेवल 3 की आवश्यकता संतुष्ट नहीं हुई है तो वो उससे पहले लेवल 4 की आवश्यकता के बारे में नहीं सोचेगा। अब्राहम मैस्लो की जो आवश्यकता क्रम अवधारणा है उसको कुछ बातों पे क्रिटिसाइज भी किया गया है। वैसे उसका प्रयोग बहुत किया गया है, बहुत काम आया, लेकिन इन कुछ बातों पे क्रिटिसाइज किया गया है। पहली बात तो ये कि वो कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं को क्रम में लगाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है एक आदमी एक टाइम पे एक से ज़्यादा आवश्यकताओं को फुलफिल कर रहा हो, एक से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो, और कभी कभी असंतुष्ट आवश्यकता भी हो सकता है उसके लिए भी प्रेरणा का काम कर रही हो। तो इसलिए कुछ चीज़ों में अब अब्राहम मैस्लो की मान्यताएं जो है वो फेल हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहना पड़ेगा कि अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, जो अवधारणा है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फ़ायदा होता है। एज ए मैनेजर तो बहुत ही फ़ायदा होता है। तो देखते हैं एज ए मैनेजर अब्राहम मैस्लो की जो अवधारणा है वो क्या फ़ायदा पहुंचाती है। इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नए पेज पे हेडिंग डालिए, मैस्लो की अवधारणा के अध्ययन का महत्व। क्या फ़ायदा होता है अब्राहम मैस्लो के अनुसार अगर हम आवश्यकताओं को पढ़ते हैं, समझते हैं? तो हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे मैस्लो की अवधारणा का अध्ययन करने से प्रबंधकों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। देयर आर फ्यू आर फॉलोइंग बेनिफिट्स अगर हम अब्राहम मैस्लो की अवधारणा का अध्ययन करते हैं तो। सबसे पहला फ़ायदा ये पता लगाया जा सकता है, हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की कौन सी आवश्यकता संतुष्ट है और कौन सी असंतुष्ट। हम पता लगा सकते हैं कि इसकी कौन कौन सी आवश्यकता संतुष्ट है। हमें पता चल गया जी इसकी सुरक्षा की आवश्यकता जो है वो तो संतुष्ट है, इसका मतलब उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की तरफ हम फोकस करें, फिर हम उससे मित्रता बढ़ाएं, उसका फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव करें। तो व्यक्ति की कौन सी आवश्यकता संतुष्ट है, कौन सी असंतुष्ट है, क्योंकि जो संतुष्ट आवश्यकता है वो तो उसके लिए अभिप्रेरणा का स्रोत बन ही नहीं सकती, वो तो सेटिस्फाइड है। भूख नहीं है तो फिर आदमी को थोड़ी कहेंगे तू खाना खा ले, खाना मिलेगा, ये काम करेगा, तो कहेगा मेरे को भूख ही नहीं है, मत दो मुझे खाना। तो अगर कोई आवश्यकता संतुष्ट है तो वो उसके लिए अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकती है। नंबर 2, असंतुष्ट आवश्यकता का प्रयोग
कर्मचारी को अभिप्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। हम पता लगाएंगे ये असंतुष्ट आवश्यकता है और फिर उस आवश्यकता का इस्तेमाल हम उसे मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं और ऐसा करके हम संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब्राहम मैस्लो में मोस्टली जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वो पूछ सकता है कि ये व्यक्ति कौन सी आवश्यकता पर है। दूसरा ये पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है कि अब्राहम मैस्लो के अवधारणा के अध्ययन से फ़ायदा क्या होता है। तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। आपको इसमें किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर ये नोट्स आपने बना रखे होंगे। तो आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को मोटिवेट करना है तो हम क्या क्या तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कंपनी में किसी कर्मचारी को मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से काम करे, आपको अपने छोटे भाई बहन से काम करवाना है, तो आप क्या क्या तरीक़ों का इस्तेमाल करते हो। चल तुझे 5 रुपये दूंगा, चल तुझे 10 रुपये दूंगा, या फटाफट ये काम कर दे। तो अगर पैसा दे रहे हैं, पैसे की फॉर्म में आप उससे काम करवा रहे हैं, तो उसका क्या नाम होता है। या फिर आप उसने कोई अच्छा काम किया और आपने घर में सबके सामने बोला भाई आज इसने बहुत अच्छा काम किया, और वो खुश हो गया कि भाई मेरे भाई ने मेरी तारीफ़ करी है। तो तारीफ़ करना भी कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो कैसे कैसे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, इसे हम अभिप्रेरणा के साधन के नाम से जानते हैं। तो अभिप्रेरणा के साधन जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। भाई को 5 रुपये दे रहे हो तो वित्तीय प्रोत्साहन, भाई को शाबाशी दे रहे हो तो गैर वित्तीय प्रोत्साहन। तो अभिप्रेरणा के 2 तरह के साधन हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के साधन हो सकते हैं। नंबर 1 वित्तीय प्रोत्साहन, नंबर 2 गैर वित्तीय प्रोत्साहन। वित्तीय प्रोत्साहन का मतलब जब हम उन्हें वित्त के रूप में प्रदान करते हैं। वित्त मतलब मनी, मतलब पैसा। तो वित्त के रूप में अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वित्तीय प्रोत्साहन, मनी और मनीज टर्म, जैसे कैश दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो ये वित्तीय प्रोत्साहन हो गया। और गैर वित्तीय प्रोत्साहन मतलब वे प्रोत्साहन जो कि मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल, भावात्मक, हमारी वैल्यू बेस्ड, इन सब संतुष्टि के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं उन्हें हम गैर वित्तीय प्रोत्साहन बोलते हैं। तो प्रोत्साहन कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 वित्तीय, नंबर 2 गैर वित्तीय। अब एक एक परिभाषा लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिखिए प्रोत्साहन। क्या होता है प्रोत्साहन? प्रोत्साहन क्या होता है? वे सभी उपाय, बीच बीच में बेटे वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। वे सभी उपाय जिनका प्रयोग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रमोट करने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वे प्रोत्साहन कहलाते हैं। ओह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लाओ भाई इसको टॉफ़ी दो, चॉकलेट दो, अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो चॉकलेट, ये लो तुम्हारा इनाम, चलो थोड़ी देर फ़ोन में गेम खेल लो। तो ये जो है ये अलग अलग तरह के प्रोत्साहन हैं जिनका उपयोग व्यक्तियों को अच्छे काम को करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। उसी के नीचे आगे क्वेश्चन फॉर्म में लिखिए कि प्रोत्साहन कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्वेश्चन है प्रोत्साहन कितने प्रकार के हो सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया प्रोत्साहन कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमारा उत्तर है प्रोत्साहन 2 प्रकार के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं प्रोत्साहन? 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? वित्तीय प्रोत्साहन और गैर वित्तीय प्रोत्साहन, मनी टर्म्स और मनी के अलावा। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय प्रोत्साहन की क्या परिभाषा है? वित्तीय प्रोत्साहन लिखिए, बहुत काम आएगा बेटे ये आपके। वित्तीय प्रोत्साहन वे प्रोत्साहन जो प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त के रूप में दिए जा सकते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में जो प्रदान किए जाते हैं, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट हमारा आज का, गैर वित्तीय प्रोत्साहन। गैर वित्तीय प्रोत्साहन मतलब वित्त से, वित्त में नहीं दिया जाता, वे प्रोत्साहन जो वित्त के रूप में नहीं दिए जाते, गैर वित्तीय प्रोत्साहन। दूसरी परिभाषा, वे प्रोत्साहन जिनका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि होता है।
ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं वो गैर वित्तीय प्रोत्साहन कहलाते हैं। तो वित्तीय प्रोत्साहन, गैर वित्तीय प्रोत्साहन, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वित्तीय प्रोत्साहन कितने तरह के हो सकते हैं। थैंक यू बेटे।